जोहार, नमस्कार। 2020 समाप्त प्राय है, 2021 में हम आने वाले हैं। 2020 में जो तबाही हुई कोरोना की वजह से विधि व्यवस्था भी बिगड़ी, कोरोना की वजह से पूरा का पूरा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो परेशानी हुई वो परेशानी कंटिन्यू कर रही है। कोरोना के शुरुआती दौर में ही एम.वी. राव ने ज्वाइन किया डीजीपी के रूप में। कोरोना के लिए जो प्रवासी मजदूर जो आ रहे थे उनको क्वारंटीन करने से लेकर के विधि व्यवस्था बनाए रखने की तमाम जिम्मेवारी, ऊपर से साइबर क्राइम का आफत, इन तमाम स्थितियों में 2020 कैसा रहा, 2021 में नए सपने क्या हैं। इधर लगातार विमेंस क्राइम बढ़ने की बातें मीडिया में आ रही हैं, लगातार विमेंस क्राइम को लेकर के बातें चली और साइबर क्राइम को लेकर के। कुल मिलाकर के पुलिसिंग में जो नया बदलाव आया है और 2001 में हम ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं, इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे झारखंड के डीजीपी एम.वी. राव से। स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि 2020 के अचीवमेंट्स के बारे में अगर कहा जाए, क्राइम कंट्रोल के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के बारे में, तो आप उसको किस दृष्टि से देखेंगे, कैसे बताएंगे? देखिए, 2020 बहुत चुनौतियों से भरा रहा। जैसे आपने बताया कि एक कोविड-19 का संक्रमण जब से मार्च के 22 तारीख से शुरू हुआ था, उससे संबंधित रेस्ट्रिक्शंस, और उसको ये नया चीज़ है, कभी कोई देखा नहीं है। और बिना किसी तरह के बल प्रयोग किए इन रेस्ट्रिक्शंस को इम्प्लीमेंट करना लोगों के सहयोग से अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। अपना बचाव करते हुए, पुलिस को अपना बचाव करते हुए बहुत बड़ी चुनौती थी, और इसको बहुत ही अच्छी तरह से लोग कर पाए। और बेसिकली इसलिए संभव हुआ कि ये जनता नेचुरली बहुत ही सहनशील है और चीज़ को अपने आप समझ गए कि इसमें सबका भलाई है कि इसे ये रेस्ट्रिक्शंस का फॉलो करना है। इसलिए हम लोगों को बहुत परेशानी उसमें नहीं हुई। एक ही चीज़ है कि जो बहुत संख्या में जो लोग संक्रमित होने का स्थिति है, और अपने पुलिस बल के लोगों को भी बहुत संख्या में लोगों को 24 घंटा कभी कभी काम करना पड़ा रोड पर। लेकिन वो समय अपने पुलिस विभाग के सभी पदाधिकारी, पुलिसकर्मी एक थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करके काम को निष्पादन किया था। साथ साथ हम लोग जितने भी लोग जो बाहर से आ रहे थे, जिनको खाने का प्रबंध नहीं है, तो हम लोग भी अपना पूरे जो भी अपना क्षमता है, तो मटेरियल ने राज्य सरकार प्रोवाइड किया था, खाद्य सामग्री, लेकिन उसको खाना बनाकर ज़रूरतमंदों को खिलाया। करीब 40 लाख खाना हम लोग उस अवधि में ज़रूरतमंदों को खिलाए। साथ साथ जो बाहर से आने वाले जितना भी प्रवासी मजदूर भाई है, इन सबको अपना स्थान पर सुरक्षित पहुंचाना। और इसमें उत्पन्न कुछ विधि व्यवस्था की समस्या है। शुरुआती दौर में बहुत तरह के ये रूमर्स फैलता था कि ये बाहर से आया हुआ व्यक्ति अगर गाँव में घुसेंगे तो गाँव वाले सबको हो जाएगा। और शुरुआत में बहुत सारे कन्फ्यूजन था। तो कहीं कहीं जो अपने ही गांव के लोग जो बाहर से मजदूरी करके लौटने वाले लोगों को गांव से बाहर रोक देना, उनको गांव में होने के बाद भी नहीं जाने देते थे। हाँ, गांव में प्रवेश नहीं करने पाना, और वहाँ पर इससे उत्पन्न कुछ समस्याएं शुरुआत के दौर में था। लेकिन हम लोग काफ़ी मेहनत करके सब लोगों को समझाकर एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाकर ये इंश्योर किया कि इसको लेकर कोई आपस में किस तरह का विवाद, झगड़ा, झंझट, मारपीट ना हो। एक ये दौर था। और उसी समय एक ऐसा उन्माद भी फैला, और जब भी कोई इस टाइप के संकट की घड़ी आती है, तो कुछ तत्व ऐसा जरूर होंगे जो उस ट्रबल वाटर्स में फिशिंग करने वाला जो चक्कर में लगता है, कि उसमें कुछ आपराधिक तत्व भी है, कुछ अन्य मामलों को उछाल के विधि व्यवस्था को प्रभावित करने का भी कोशिश किया। लेकिन इन सभी तमाम चीज़ों को हम लोग समय रहते हुए काफ़ी मेहनत के साथ इसको
संभाले कि वो आउट ऑफ हैंड नहीं जाए और कोई कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं। आपके यहाँ पुलिसिंग में कोरोना काल में जो पुलिस ने एडमिनिस्ट्रेट किया उसमें कैजुअलिटी भी हुई क्या? पुलिस में भी कोई कैजुअलिटी? हाँ, कोरोना संक्रमण से हमारे पुलिस विभाग का भी कुछ लोगों का मृत्यु हुई और लेकिन फॉर्चुनेटली एक का भी जान जाना दुख की बात है, लेकिन जो हजारों संख्या में संक्रमित हुआ, लेकिन सौभाग्य से बहुत ही कम लोगों का बचा नहीं पाया, लेकिन अब सबका सब ठीक हो गया। और बाद में हम लोग कुछ प्रिकॉशंस भी लिए थे। जो ज़्यादा उम्र के है 55 साल से ज़्यादा, 57 ईयर से ज़्यादा उम्र वालों को हम लोग जो पब्लिक कांटेक्ट में होने वाला काम नहीं दे के पीछे बैक ऑफिस में बैठा के काम करने वाला दिया था। तो उससे भी जो इसके संक्रमण बहुत उफान पर था उस समय, हम लोग बहुत हद तक इन लोगों को संक्रमण होने से बचा सके। अभी लगभग झारखंड में 3.25 करोड़ की आबादी है, उसके हिसाब से जो पुलिस चाहिए, मैंने ह्यूमन रिसोर्स पुलिस में जो चाहिए, वो उसकी क्या पोजीशन है? देखिए, संख्या बल में पुलिस की संख्या यही नहीं है, पूरे देश में किसी भी राज्य में पर्याप्त नहीं होता है। पुलिस जितना संख्या में चाहिए उतना संख्या में मेरे समझ में मैं नहीं जानता कि हम लोग जहाँ भी एक्सपोजर है हम लोगों का किसी भी देश में भी नहीं है, पर्याप्त नहीं रहता किसी देश में भी, क्योंकि वो संख्या बहुत ज्यादा संख्या में जरूरत पड़ती है। सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है उतना तो होना चाहिए ना, कम से कम जितना सैंक्शन है जितना नहीं जी। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि करीब जो वैकेंसीज है, ये वैकेंसीज को भरने का बात है, लेकिन ये कोविड रिस्ट्रिक्शंस के चलते उसको भरा नहीं जा सका। हमको लगता है कि ये जो कोविड रिस्ट्रिक्शंस इसका समाप्त होते ही ये रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू होगी और रिक्ति भरा जाएगा। इससे भी ज़्यादा हम लोगों को संख्या, पुलिस की संख्या से भी ज़्यादा ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर। जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारे जगहों पर थानों की स्थिति, बैरक्स की स्थिति अच्छी नहीं है, और कुछ जगहों पर जैसा शौच की व्यवस्था हो, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था हो, उसकी भी समस्या है। और पुलिस थाने के गाड़ी एक गाड़ी है जो कभी भी देख के 24 घंटा चलते रहता है, और यहाँ तक कि उसको एक रेगुलर मेंटेनेंस का भी समय नहीं मिल पाता है। इसलिए वो गाड़ियों का भी स्थिति कहीं कहीं बहुत ही ज़्यादा खराब है। इन पर और सरकार भी काफ़ी सपोर्टिव है इस मामला में कि इन खामियों को दूर करने का दिशा में कार्रवाई चल रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इस स्थिति में कुछ सुधार होगी। वो इंफ्रास्ट्रक्चर और पुलिस बल का संबंध में ये समस्या ये एक दिन में तो नहीं दूर हो सकता, लेकिन कम से कम इस पर फोकस है। तो जब इस पर ध्यान है तो हमको लगता है कि एक फेज्ड मैनर में इसकी बहुत हद तक ये समस्या दूर की जा सकती है। एक उड़ीसा में पुलिसिंग का जो सिस्टम पुरी में है या भुवनेश्वर में है, वो हमको ज़्यादा बढ़िया लगा कि पुलिस की गाड़ी आती है और अपना बजर बजाती हुई चली जाती है। पुलिस की उपस्थिति का होना वो एक भय का कारक बनता है कि हम कोई क्राइम नहीं करें। यहाँ ओवरऑल जो आपके पास पेट्रोलिंग गाड़ियाँ हैं पर्याप्त हैं और उससे आपका काम चल जा रहा है कि और चाहिए? नहीं है, तो हम लोगों का गाड़ी पर्याप्त, और ये सायरन बजाते हुए चलना नहीं चलने में दोनों में मेरिट डिमेरिट दोनों है। और हम लोग नहीं चाहता है कि पुलिस वाहन हल्ला करे, और ऑलरेडी साउंड पोल्यूशन बहुत अधिक है बाज़ारों में, और उसको हम लोग ऐड नहीं करना चाहता है। नंबर 1, अगर कहीं कोई किया तो उनका विशेष कुछ कारण होगा। और दूसरा है कि अगर ये दैनिक रूप से ऐसा बजा रहा है तो तब अगर जब जरूरत एक्चुअली उसका वैल्यू नहीं होगा, हाँ, जब एक्चुअली रास्ता छोड़ने के लिए लोगों को अनुरोध करना है कि वो कोई इमरजेंसी है, तो तब वो इमरजेंसी को समझ नहीं पाएंगे। लोग समझेंगे कि ये रूटीन बात है। इसलिए वहाँ देखिए भीड़ कंट्रोल करने के लिए पुलिस आती है चली जाती है, अपना साइरन बजाती हुई आई और फिर चली गई या कहीं खड़ी हो गई एक बार आकर। खैर, दूसरा इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि अभी लगातार महिलाओं के क्राइम, रेप केसेस पुलिस स्टेशन के ये लगातार आ रहे हैं, सामूहिक बलात्कार के सबसे ज़्यादा।
पॉलिटिकल जो लोग हैं उसमें से बहुत सारे लोगों का बयान आया कि इंटरनेट इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है, सस्ता इंटरनेट का होना। सामाजिक जो नैतिक बोध होना चाहिए, वो नैतिक बोध धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जैसे जैसे समाज तथाकथित विकास के क्रम में बढ़ रहा है। विकास के क्रम में बढ़ने का मतलब कि पहले भगवान की कल्पना थी कि भगवान से हम डरेंगे, अब धीरे धीरे भगवान विज्ञान जो है उसको खारिज करते जा रहा है। उसकी वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। हम जो कुछ भी करेंगे यही ज़िंदगी में कर लेना है। इसको कंट्रोल करने का क्या सिस्टम हो सकता है, और जो घटनाएं आपके सामने आती हैं कितना जल्दी आप उसको कैच कर पाते हैं, जो क्रिमिनल्स हैं उसको? देखिए, मैं इस बिंदु पर कई बार चर्चा हुई, मीडिया में भी, आउटसाइड मीडिया, और हम लोगों का पुलिस विभाग में, और डिफरेंट समाज सेवी लोगों से, और जो साइकोलॉजी समझते हैं उन एक्सपर्ट से। दुर्भाग्यवश ये है कि ये खास करके बलात्कार ऐसा मामला है कि जिसका प्रिवेंशन केवल हम लोग प्रयास कर सकते हैं, लेकिन पुलिस का भूमिका अधिकांश मामलों में ये जब रिपोर्ट होता है तब पुलिस का भूमिका स्टार्ट होती है। प्रिवेंशन का क्या उपाय है? प्रिवेंशन का सबसे बड़े उपाय यह है कि हम लोग महिलाओं के आने जाने के जो अधिकांश जो ऐसा मार्केट प्लेसेस है, वर्क प्लेसेस है, दर्शनीय स्थल है जहाँ पर महिला और छोटे बच्चे आएंगे, तो वहाँ पर हम लोग अपना प्रेजेंस, पुलिस पेट्रोलिंग और वहाँ पर निगरानी बढ़ाए, एक तरीका ये। दूसरा, अब जो सड़कों को सुरक्षित बना दे, और यातायात के जो यूज़ करने वाले ऑटो रिक्शा है, टैक्सी है, बस है, ट्रेन है, ये सबको सुरक्षित बना दे कि उसमें पुलिस प्रेजेंस रहे, बीच बीच में चेक होते रहे। और ख़ास करके जहाँ पर टैक्सी या ऑटो यूज़ करने का है वहाँ पर हम लोग बताते हैं कि जब आप उसमें बैठने के पूर्व में उसका एक फ़ोटोग्राफ लेकर अपना परिचित लोगों को, अभिभावकों को भेज दे, ताकि उनको भी पता है, ड्राइवर और अन्य लोगों को भी, ये महिला फ़ोटो लेके बेच चुकी है, इनके कुछ भी अभद्र व्यवहार करने से हम लोग पकड़ा जाएंगे। ये सारे तरीका है। इससे भी बढ़कर है, हम बताते हैं कि स्पष्ट रूप से, मैं भी एक बेटी का पिता हूँ, तो मैं ये जानना चाहूँगा सभी से कि क्या माता पिता अपने बच्चों का जिम्मेवारी केवल पुलिस के जिम्मा छोड़ना चाहते हैं या सरकारी तंत्र के जिम्मे? मैं समझता हूँ कि नहीं। डेफिनेटली सबसे पहले जिम्मेवारी बच्चों का, उनका माता पिता का या अभिभावकों का है। उसके बाद उस समाज का है, जिस समाज को बिलोंग करता है, जिस कम्युनिटी में जहाँ रहते हैं, वो गांव के है, वो समूह गांव का, हाँ, शहर के, उस टोले के है। तो जैसा जब हम लोग अपना बचपन में देखते थे कि सामाजिक नियंत्रण एक पूरे इतना तगड़ा रहता था घर और कि हमको याद है कि हम लोग एक बार कुछ साथ में फ्रेंड्स मिलके 13-14 साल की उम्र में एक बार एक सिगरेट पीने की कोशिश किया कहीं। बस 5 मिनट नहीं लगा, कोई बुजुर्ग आकर पकड़ना, 2 थप्पड़ मारना, सबको पकड़ के अपना पेरेंट्स के पास ले जाना, फिर वो लोग भी दो मार के समझा देना कि क्यों नहीं करना है। फिर वहाँ से फिर उस दुकान पर गया जहाँ हमको सिगरेट दिया, वो दुकानदार को डांटे कि आप इतना छोटा बच्चा को सिगरेट कैसे दिया है। ये सारा चीज़ एक छोटी सी प्रयास कुछ अनुचित काम करने का तो पूरा गांव को हिला कर रख दिया था। तो बाज़ हम लोगों के बीच में एक छोटे छोटे बच्चे ऐसे जघन्य अपराध में लिप्त होते हैं। तो ये सोचना चाहिए समाज को कि उनकी भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। ये इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अपना जवाबदेही से भाग नहीं रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों से जो संभव है हर चीज़ हम लोग कर रहा है, आप भी साथ दें। और इसको एक चीज़ जो बड़ी बात है, निर्भया कांड के बाद कानून को ज़्यादा सख्त बनाया गया, पोक्सो बनाया गया, लेकिन उससे भय नहीं व्याप्त हो रहा है। देखिए भाई जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें इस मैटर ऑफ डिबेट, बहुत सारे लोगों का इसमें अपना अपना मत हो सकता है। सजा कितना होती है वो मात्रा, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ कि वो कभी भी कोई अपराध को रोक नहीं सकता। पर वो अगर वैसा मामला है तो हत्या के लिए मौत की सजा
बहुत पहले से आ रही है। मतलब सदियों से, हाँ हाँ, बढ़ता ही जा रहा है, सदियों से है कि अब जो हत्या करने से मौत की सजा होती है, ये हत्या को रोकी है। देखिए, हम लोग और एक गलती कर रहा है। मैं उन लोगों में से एक हूँ, बहुत सख्त मैं विश्वास करता हूँ, कानून जीवन का हर पहलू को नहीं कैच कर सकता, नहीं ये नियंत्रण कर सकता है। और कानून से एक मनुष्य का जीवन आनंद सामान्य नहीं रहेगा, नहीं आ सकता है। इट इज ए कोड। कानून क्या है? इट इज ए कोड। एक संघीय जीवन में, एक सामाजिक जीवन में, एक समाज का एक सदस्य, डू एंड दैट, समाज का एक सदस्य का कुछ अधिकार है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, और अपना अधिकार पाने के लिए, उनका अधिकार पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या करना। और ये कोड, कानून को तोड़ने से सजा कैसा होना है ताकि समाज सुरक्षित रहे। लेकिन कुछ कानून ऐसा है कि अभी हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस का है, आप कितना भी कानून लाइए, जब तक एक व्यक्ति में अपना इनबोर्न एक अपने से एक संस्कार नहीं है कि अपने पत्नी को के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, उनको किसी तरह का कष्ट नहीं पहुंचाना है, उनको डिग्निफाइड मैनर में देखना है, और एक पत्नी के रूप में और एक मनुष्य के रूप में जो उनको इज्जत मिलनी चाहिए, जो सुविधा मिलनी चाहिए, घर में एक प्रतिष्ठित एक मेंबर के रूप में क्या क्या मिलना चाहिए, वो देने के लिए आप कितना भी कानून बना दे, अगर आप में संस्कार नहीं है, नहीं होगा। तो चार दीवार के बीच में एक महिला को उनके घर के लोग किस तरह से ट्रीट कर रहा, अभी ये मेरे लिए तो हास्यास्पद लगता है। बहुत सारे चीज, जैसा कहीं कहीं हम पढ़ते हैं कि बूढ़े माँ बाप को देखने के लिए नहीं जाने से सजा होती है। ठीक है, अब पहले इसके लिए कानून की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। कानून की जरूरत पड़ना ही मानव जाति के लिए शर्मनाक है। बिल्कुल। एक बुजुर्ग माँ बाप जो चलना फिरना बंद हो गया था, बहुत जीवन के अंतिम दिशा में पहुंच गया, वो तो बच्चे लोगों को अपने ही श्रद्धा होना चाहिए कि जाके उनको देखभाल करते रहे समय समय पर, अपना नौकरी करते हुए भी, या तो साथ रखने पाते तो समय समय पर जाके उनका क्षेम समाचार सब पूछे, और उनको क्या क्या चाहिए ठीक से इलाज कराना, खाने पीने की व्यवस्था कराना, उनका हाल जानना, ये सब। और कानून बना के बोलेंगे, अगर वो ये इच्छुक नहीं, इसमें संस्कार नहीं है, वो जाके ऐसा देखेगा कि अच्छा ठीक है, जिंदा है ना, मरा नहीं ना, ये बोल के चलाएगा, क्या लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि कानून अपने जगह पर, कानून का इम्प्लीमेंट करने वाले तंत्र अपने जगह पर, सबसे पहले वी मस्ट गो बैक टू आवर रूट्स, कि एक मानव को किस तरह से अपना जीवन व्यापन करना चाहिए। इसमें मौलिक रूप से जब तक सामाजिक नियंत्रण नहीं है, जब इन चीज़ों को पर ध्यान नहीं देने वाला संस्कारहीन आदमी को जब तक समाज दूर नहीं रखता है, उनका घृणा की भावना से नहीं देखता है, उनको एक तरह का हुक्का पानी बंद नहीं करता है। अब ये जो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि रेपिस्ट है, ये रेपिस्ट लड़का इज ए क्रिमिनल, उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया था, वो क्रिमिनल बन गया। क्या उनका ये अपराध में उनका माता पिता का कोई ये नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? वो किस तरह से, अब खास करके नाबालिग बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, वयस्क है तो अलग बात है। मान लीजिए कोई भाई माता पिता का नियंत्रण से बाहर हो गया है, कई साल से वो अलग से रह रहा है, वो कुछ अपराध किया, उसमें अलग बात है। लेकिन अगर कोई 15, 16, 17 साल के बच्चे अगर इस टाइप का घृणित अपराध करते हैं, क्या उसमें माता पिता का कोई रोल नहीं है क्या? उनसे पूछना चाहिए लोग, आप क्या इनको क्या शिक्षा दीक्षा दिया है, क्या संस्कार दिया, क्या सिखाया है? केवल जन्म देने से नहीं होता है। अभी हमको चिंता और दुख इस बात की होती है, ना केवल एक महिला का अस्मिता गई और उनको असहनीय पीड़ा हुआ जिंदगी में, इतना बड़ी समाज के बीच में रहते हुए भी उनको एक सब डिग्निटी से जीने का अधिकार हम लोग नहीं दे पाए।
उससे भी ज़्यादा चिंता इस बात की होती है कि इन चीज़ों को हम लोग ट्रिविलाइज करते हैं, पॉलिटिक्स से जोड़ते हैं, किसी व्यक्ति से जोड़ते हैं। यहाँ सवाल एमवी राव डीजीपी का या नहीं है तो झारखंड पुलिस का या नहीं है तो किसी एक पर्टिकुलर सरकार के नहीं है। सवाल है कि महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध घटित हो रही है वो हम सब लोगों के लिए शर्मनाक है, इसको कोई बोलने की जरूरत भी नहीं है। तो हम लोग अपना जिम्मेवारी निभाने की कोशिश कर रहा है। क्या आप और देखिए और कहाँ कहाँ किस किस की जिम्मेवारी बनती है जो नहीं कर रहा है। हम राजनीतिक जो बयानबाजी से हमको सिर्फ इतना ही एतराज है कि जिनको सचमुच में इतना तकलीफ होता है इन घटनाओं को देख के, उनको बोलने से ज्यादा कुछ करके दिखाना है। थोड़ा सा हम लोग साइबर क्राइम के बारे में बात, पहले इसी को कंक्लूड करते हैं। एक तो ये कि महिलाओं को जैसे असुरक्षा महसूस होती है वो कहाँ कांटेक्ट करें कि हमको लग रहा है कि हाँ, देखिए ऐसा है कि हम लोग क्या किया हम बताते हैं। हम लोग अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, स्कूल कॉलेज अगर खुला रहता तो हम लोग भौतिक रूप से वहाँ जाकर एक कुछ वर्कशॉप्स अगर अवेयरनेस कैंपेन चलाते। अभी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही हम लोग कुछ अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। गांव-गांव में बहुत सारे जहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरह का घटनाएं हैं वहाँ पर ग्राम का प्रधान है, मुखिया है, इलेक्टेड सरपंच टाइप का है या नहीं तो कोई जनरल बुजुर्ग आदमी है या वहाँ परंपरागत ढंग से जिनका बात लोग सब मानते हैं, उन सबको संपर्क करके एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश हम लोग कर रहा है कि नाबालिग बच्चों को अकेले नहीं छोड़े कहीं, चाहे लड़का हो लड़की हो दोनों को, उनका कार्यकलापों पर आप लोग निगरानी रखिए और ये समझाइए कि एक महिला का जहाँ पर सम्मान नहीं हो सकता वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। ये तो सबको हमारे समाज ने ये प्रतिष्ठापित तो किया, तभी तो दुर्गा को पूजते हैं, लक्ष्मी को पूजते हैं, उसको भूल गए हम लोग, वही याद नए सिरे से हो। और इसी से हम लोग हाट बाजार में नुक्कड़ नाटक से बहुत प्रयास चल रहा है कि इस ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करके करने का। और किसी किसी गांव में ऐसा भी हम लोग को कृत्य देखे है कि ऐसी घटना घटने पर कोई पंचायत बैठ के दोनों में मेल मिलाप करा के घटना को दबा देना, उसमें भी हम लोग केस कराए। आप लोग ऐसा मामला में पंचायत करके उसको दबा नहीं सकते हैं। ये अपराध है, अपराध का सजा होना चाहिए। और हर मामले में बहुत तत्परता से लोगों की गिरफ्तारी होती है, उसका चार्जशीट होती है, उनका ट्रायल भी कराते हैं। थोड़ा साइबर क्राइम पर हम लोग बात करें। साइबर क्राइम जो है, साइबर क्राइम की लगातार वो भागता ही जा रहा है, ग्राफ भागता जा रहा है। पब्लिक को कैसे अलर्ट रहना है? देखिए अभी कुछ दिन पूर्व हम लोग एक बाइलिंगुअल साइबर अवेयरनेस हैंडबुक इशू किए थे, जिसमें सभी सोशल मीडिया में है और मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से भी हम लोग उसका विस्तृत रूप से प्रचार किया था। कोई भी झारखंड पुलिस का वेबसाइट्स में और वेरियस सोशल मीडिया साइट्स में जाके उसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें साइबर क्राइम का शिकार बनने से कैसे बचना है, लगभग ऑल कंसीवेबल ऑप्शन पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए हम लोग विस्तार से सरल रूप से इंग्लिश में और हिंदी में भी इसका बना के हम लोग उपलब्ध कराया। मैं अनुरोध करूंगा कि लोग उससे एक बार पढ़ ले, पढ़ के समझे। दूसरा है कि बहुत कन्वेंशनल विजडम है, अगर किसी को भी अनायास कुछ मिलने का प्रॉमिस है, मतलब आप उसके लिए मेहनत नहीं करना है, आप कुछ खर्च नहीं करना है, आप लॉटरी टिकट खरीदे ही नहीं है और आपको मैसेज आता है कि लॉटरी मिल गया, तो क्यों सोचते हैं कि मिल गया। आजकल बहुत सारे मैसेज आते हैं, किस हम लोग सब कंपाइल भी करते हैं, इतना सारे मैसेज आता है कि उसमें कि पार्ट टाइम जॉब है, आपको पार्ट टाइम जॉब देंगे और आपको इतना लोन अमाउंट सैंक्शन हुआ आपको और आप इस लिंक पर क्लिक कर दीजिए कि आपको मिलेगा। और आप क्लिक करते ही आपके मोबाइल फ़ोन में जितना भी डेटा है वो ले लेगा, और वो इस साइबर क्रिमिनल अपना ले लेगा और आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसा ही उसको मिल गया। उसके बाद आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन के जरिए जो भी आपका अकाउंट्स का पैसा हो, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स का मिसयूज़ करके बहुत नुकसान पहुंचाएगा आर्थिक रूप से। ये एक तरह का क्राइम। दूसरा है कि जिससे इससे भी ये तो केवल फाइनेंशियल लॉस होती है, और मानसिक रूप से प्रताड़ना,
साइबर बुलिंग, आपको किसी चीज़ में एंगेज कर देंगे, बाद में कहेंगे कि आपका एक अश्लील फोटोग्राफ लगाएंगे, तो नहीं तो इतना पैसा दो। तो छोटे उम्र के लोग जो है ना समझ नहीं पाते हैं कि वो कुछ कर देता बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि सारे बच्चों को, और वही बच्चे मैं समझता हूँ कि 20-25 साल की उम्र तक के जो युवा लोग हैं, एक अनुरोध मेरा है कि एक बात मेरा मान लीजिए कि आपके भलाई से इस दुनिया को या आपका माता पिता को, आपका भाई बहन, इन लोगों को छोड़कर आप कैसे दिखते हैं नहीं दिखते इसको कोई मतलब नहीं। किसी के पास इतना समय है ये जिंदगी में? कौन किसका कुछ, बहुत सारे लोगों को तो अपना बाल बच्चों का देखने का समय नहीं है, उनका बाल बच्चों का अपना माता पिता को देखने का समय नहीं है। हु इज बॉदर्ड अबाउट योर लुक्स? बिल्कुल। अब बेचारा ये लोग कुछ तैयार हो जाता है, अपना एक पोस्ट कर देगा, देखते रहेंगे कि कितना लाइक आता है, डिसलाइक आता है, क्या कमेंट्स आता है, ये सब। चलिए कंक्लूड करने का समय हमारा खत्म हो रहा है। एक और कि 2021 के लिए कुछ विशेष योजना है क्या? देखिए, हम लोग अभी बहुत बड़े पैमाने पर हर तरह का अपराध के विरुद्ध एक विशेष अभियान छेड़े हैं, चाहे वो ड्रग्स का हो, इलिसिट लिकर का हो, इलीगल वेपन्स का हो, और लैंड ग्रैबिंग का हो, और ये जो एक्सटॉर्शन का हो, तरह तरह का क्रिमिनल गैंग्स बना के, और बहुत ही कठोर कार्रवाई। मतलब जो कानून जो परमिट करता है उसका एक्सट्रीम्स तक जाके हम लोग इनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है। एक ही उद्देश्य है कि आम नागरिक सुरक्षित महसूस करना है, वो क्राइम का शिकार नहीं बनना है। उसमें लगातार कुछ ना कुछ उपलब्धि हो रही है, और इतना ज़्यादा हम लोगों को सूचनाएं प्राप्त हो रहा है अभी। वो सूचनाओं पर, जिस दिन का सूचना पर उस दिन काम करना भी मुश्किल हो रहा है, उतना सच सूचना आ रहा है, जिसके चलते बहुत सारे अपराधी पकड़ा जा रहा है। कुछ लोग आपसी गोलीबारी में मारा भी गया है, और आगे जारी रहेगा, और बहुत हद तक ये आतंक हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 तक। दूसरा है कि पुलिस विभाग में अपने साथियों का सोचने का तरीका और कार्य प्रणाली में समूल हम लोग परिवर्तन ला रहा है। अभी हम सभी थाना प्रभारियों से एक संवाद की दौर जारी है। एक साथ 30-40 लोगों से वर्चुअल मीटिंग करके बहुत बारीकी से सारे चीज़ों को समझते हुए हम लोग बता रहा है कि आप लोग कानून सम्मत कार्रवाई निडर होकर कीजिए और निष्पक्ष होकर। जिस दिन लोग हम लोगों को समझेंगे कि बिना किसी का पैरवी या दबाव पुलिस विधिसम्मत कार्रवाई करेगा, उस दिन जो है लोग आपको सम्मान देंगे और हम लोगों का काम आसान होगा। दूसरा है कि आपको भी सम्मानजनक तरीक़ा से जीना है। हम लोग समझते हैं कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड का इतना अच्छी नहीं है, तो सरकार भी इस बात से वाकिफ़ है और वो लोग भी इस पर ध्यान दे रहा है, और हमको लगता है कि ये लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी हम लोग सुधारेंगे। और एक दिन, सप्ताह में एक दिन प्रत्येक पुलिसकर्मी को पुलिस स्टेशन में जो काम कर रहा है और लोग नहीं, उन लोगों को ऑफ देने की एक प्रयास हम लोग कर रहा है। ये छुट्टी नहीं है, ऑफ मतलब उस दिन उनको वर्कलोड से, उस दिन उनको कोई ड्यूटी दिया नहीं जाएगा। ये कैन अपने कपड़ा ये सब ठीक करना, बाल कटवाना हो, अपना कोई पर्सनल काम हो, बाल बच्चों को कुछ काम है, किसी फ्रेंड से काम करना, चिट्ठी पत्री लिखना, जो बैंक का, ये सब करने का बारी बारी से। अगर थाना में 7 लोग हैं तो एक को मंडे, एक को ट्यूसडे, एक को वेडनेसडे, ऐसा एक एक दिन उनको ऑफ मिलेगा, ताकि वो भी ये 24 घंटा ड्यूटी का तनाव से मुक्त होकर उस दिन अपना पर्सनल काम संभाल सके और एक नया ऊर्जा के साथ, नया सोच के साथ अपना पुलिस का सेवा लोगों को दे सके। ये हम लोगों का प्रयास है। 2021 बेहतर होगा ये अनुमान किया जा रहा है, इसलिए कि 2020 ने जिस ढंग से तबाह किया है, जिस ढंग से उत्पीड़ित किया है, जिस ढंग से परेशान किया है, हर कोई कोशिश में है कि 2020 के इस दाग को मिटाया जा सके। और पुलिसिंग में यह व्यवस्था, हम यह मानते ही नहीं है कि वह भी टेंशन में आ सकता है। ट्रैफिक पुलिस जो दिन भर खड़ा रहता है धूप में, जाड़े में, बरसात में, वह
कभी भी टेंशन में आएगा, उसका टेम्परामेंट बिगड़ेगा, यह भी हमको समझना चाहिए कि उसकी जो ड्यूटी है वही ड्यूटी निभा रहा है। हम भी अपनी तरफ से कोशिश करें कि उसका साथ दें, वो लोग भी आपका साथ देंगे, और इसी उम्मीद और कल्पना के साथ कि शायद 2021 हमारे लिए विधि व्यवस्था के मामले में, पुलिसिंग के मामले में बहुत बेहतर होगा और मामलों में बेहतर होगा। नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हो गया।